अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर मुख्तार सर आपसे मुखातिब हूँ अपने टॉपिक फाइनेंशियल लिटरेसी के दूसरे टॉपिक को लेके। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से सुनेंगे और इसको प्रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज जिस पॉइंट को लेके हम आगे जा रहे हैं वो है बजट। इसका नाम तो आपने सुना होगा ना, बजट। अक्सर ही हर साल कुछ ख़ास टाइम पे इसको बजट को पेश किया जाता है। और ये बजट के बारे में अगर आपने नाम भी सुना है तो आप सुन सकते हैं कि ये बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड। क्योंकि जिस तरह से घर में हमें देखना होता है कि इनकम कितनी है, ठीक है, इनकम हमारी कितनी है और कितना हमें किस चीज़ पे एक्सपेंडिचर करना है, रंग के लिए कितना खर्चा करना है, ट्यूशन के लिए कितना, फ़ैन के लिए, बाकी सारी जो अखराजात घर के रहते हैं उनके ऊपर कहाँ कहाँ पर कितना पैसा लगाना है, वो घर का बजट होता है। इसी तरह से एक बहुत बड़ी कंट्री रहती है, चाहे वो स्टेट हो या कंट्री हो, इसमें भी हर साल ये देखना होता है कि किस किस जगह पे हमें पैसा खर्च करना है, कहाँ से हमें रेवेन्यू कलेक्ट करना है। और जो स्टेटमेंट ये हमें बताता है कंट्री में कि कहाँ पर हमें एक्सपेंडिचर करना है और कहाँ से हमें रेवेन्यू कलेक्ट करना है, जब इस स्टेटमेंट को लाया जाता है तो इसी को नेशनल लेवल पे या कंट्री लेवल पे हम इसको, या स्टेट लेवल पे इसको हम बजट कहते हैं। नॉर्मली सो फार एज दिस बजट इज़ कंसर्न इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द गवर्नमेंट लेवल। इसको गवर्नमेंट लेवल पे क्या कहते हैं, इसको तैयार किया जाता है। और घर फैमिली लेवल पे भी हम इस बजट को बनाते हैं। और ये एनुअल बजट जो होता है इसमें बहुत सारे फीचर्स रहते हैं जहाँ पर हमें इनकम से रिलेटेड, एक्सपेंसेस से रिलेटेड हमें बहुत सारे काम वहाँ पर बताने होते हैं। तो बजट आप समझ गए ना होगा, वो स्टेटमेंट जहाँ पर हम एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू के बारे में हम बात करते हैं। इसी तरह से दूसरा टॉपिक जो है वो है इंश्योरेंस और टैक्सेस। इंश्योरेंस जो रहते हैं, नॉर्मली अगर हम देखें इंश्योरेंस क्या है, ये किस तरह से हमें बेनिफिट करता है, वो हम आगे जाके आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना है ना भाई साहब कि इस इंश्योरेंस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। अगर हम देखें नॉर्मली हम बहुत सारी अनसर्टिनिटीज़ ऐसे सिचुएशंस जो हमारे जहन में नहीं होते हैं, कब आएंगे कब नहीं आएंगे, या बहुत सारे ऐसे रिस्क्स होते हैं जो हम जिंदगियों में अक्सर फेस करते हैं। और ये रिस्क्स अगर हम बात करें, ये प्रॉब्लम जो होते हैं, ये जो होते हैं नेचुरल रहते हैं और मैन मेड रहते हैं। देयर आर सम रिस्क्स विच आर नेचुरल इन नेचर एंड सम रिस्क्स आर देयर विच आर मैन मेड in nature, but these risks whether they are natural or man made, they are uncertain। कब आएंगे कब नहीं आएंगे इसका कोई पता नहीं होता है। लेकिन इन रिस्क्स का जो आउटकम रहता है वो होता है फाइनेंशियल लॉस। बहुत सारा हमें नुकसान उठाना पड़ता है, या लाइफ का भी हमें जो है नुकसान उठाना पड़ता है। अब इस नुकसान को कंपनसेट करने का मैकेनिज्म जो है, हाँ अब आए ना, बिल्कुल अब आपको समझ में है। वो कंपोनेंट जिसमें हम कंपनसेट करते हैं लॉसेस को, या वो मैकेनिज्म जो कंपनसेट करता है इन लॉसेस को जो इन रिस्क्स की वजह से, मैन मेड और नेचुरल रिस्क इन की वजह से आते हैं, इनको कंपनसेट करने के लिए जो मैकेनिज्म है उसी को हम इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है सर। अब ये इंश्योरेंस बेसिकली आप ये भी आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर लॉस को शेयर किया जाता है, शेयरिंग ऑफ लॉस इसको कहा जाता है। अब ये बहुत सारे जो वैरायटी ऑफ रिस्क्स हमारे पास रहते हैं, ठीक है, इनको कंपनसेट करने का जो मैकेनिज्म है उसी को हम इंश्योरेंस कहते हैं। लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखेंगे, मेक इट क्लियर दैट दीज इंश्योरेंस आर नॉट सपोज टू बी देयर टू प्रिवेंट द काज ऑफ लॉस। ये इंश्योरेंस काज ऑफ लॉस, जो रीजंस होते हैं लॉस के, उसको रोक नहीं सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दैट। लेकिन कम से कम ये उसको कंपनसेट करके उसका जो दर्द है वो कम कर सकता है। और ये इंश्योरेंस सिस्टम ही है जो इन लॉसेस को कंपनसेट करके एक थोड़ा अमाउंट देता है इस होल्डर को, ये जो इंश्योरेंस जिसने करवाया होता है, ताकि इस लॉस के बाद और ख़तरनाक मुसीबत में ना पड़े। उसके हवाले से ही ये काम करता है ताकि होने वाला लॉस आगे जाके इतना ख़तरनाक शेप ना ले उस चीज़ को ही बनाए रखने के लिए, या बद से बदतर हालत ना होने के लिए ही इंश्योरेंस जो है वहाँ पर लाया जाता है। अब इस इंश्योरेंस के हमारे पास अलग अलग टाइप्स रहते हैं। सबसे पहला आपने सुना होगा नाम लाइफ इंश्योरेंस, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी आपने सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। अब ये लाइफ इंश्योरेंस जो होता है ये कवर करता है किसको,
एक या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस जो है ये एक ऐसा रिस्क कवर है जिसमें एक फिक्स्ड या आप बोल सकते हैं या एक एश्योर्ड रकम दी जाती हैं किसको, पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को। जब अगर हम बात करेंगे ना, मैं आपको सिंपल मैं बताता हूँ लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है। अगर एक बंदा खुद का लाइफ इंश्योरेंस करवाता है, अब उस लाइफ इंश्योरेंस को बनाए रखने की वो महीने बाद या 4-4 महीने बाद या 3-3 महीने बाद इंश्योरेंस कंपनी को एक फिक्स्ड अमाउंट देता है, ठीक है। अब इसमें क्या कंडीशन रखी जाती है कि अगर खुदा न खास्ता ये पॉलिसी होल्डर मर जाता है, इसने अपने फॉर्म जब ये इंश्योरेंस लेता है उस फॉर्म पे इसने अपना नॉमिनी, इसके मरने के बाद इसके पैसों का कौन हकदार होगा उसको नॉमिनी कहा जाता है। अब अगर ये मर जाता है, ठीक है, विद इन द टाइम पीरियड ही ये मर जाता है, अगर इसने 20 साल 30 साल का जितने भी टाइम का इसने लाइफ इंश्योरेंस करवाया होता है, अगर ये इसी दौरान मर जाता है तो इसको कंपनसेट किया जाता है, इसके नॉमिनी को, इसको नॉमिनी को कंपनसेट किया जाता है, मतलब एक रकम दी जाती है, उसको पैसा दिया जाता है ताकि इसके मरने के बाद इसके घर वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है सर। अगर पॉलिसी करने के बाद, लाइफ इंश्योरेंस करने के बाद इसकी डेथ नहीं होती है, ठीक है, और वो टाइम पीरियड कवर हो जाता है जिस टाइम पीरियड के लिए इसने लाइफ इंश्योरेंस करवाया होता है, तो पॉलिसी इसको बोला जाता है मैच्योरेशन ऑफ पॉलिसी। तो इसकी पॉलिसी मैच्योर होने के बाद इसको एक तो अपना पैसा भी वापस दिया जाता है और उसके ऊपर भी उसको थोड़ा सा पैसा दिया जाता है। उसको पहले से ही पॉलिसी टर्म्स में ही रखा जाता है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको इतना पैसा मिलेगा, अगर आपकी डेथ नहीं हो जाती है लेकिन जो महीने बाद जो आप प्रीमियम हमें देते हैं ये इतना पैसा जमा हो जाएगा, हम आपको इसका बहुत सारा पैसा वापस देंगे। तो इस तरह से लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है, ठीक है सर। ओके, अब इसके बाद दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस जो होते हैं ये लाइफ इंश्योरेंस से मुख्तलिफ होता है। इसमें हम होम को इंश्योर करते हैं, अगर आग वाग लग जाए तो उस वक्त भी इंश्योरेंस एजेंसी को पैसे देते हैं आग लगने के। व्हीकल को हम इंश्योर करते हैं, ट्रैवल अगर आप समुद्री जहाज़ से या एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म जो है इंश्योरेंस कहा जाता है। अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो उसके मरने वालों के घर वालों को एक अच्छा खासा इंश्योरेंस अमाउंट दिया जाता है। क्रॉप इंश्योरेंस हम करवाते हैं, फेलियर हो जाता है क्रॉप्स का, लाइफ स्टॉक, मैरीन, और इसी तरह से बिजनेसेस जो हमारे शॉप्स रहते हैं या शॉप प्रीमाइसेस रहते हैं, वेयर हाउसेस, गोडाउन्स वगैरह, या बहुत सारे ऐसी चीज़ों का बड़े चीज़ हमारे पास रहते हैं, उनका भी हम अच्छा खासा इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि उनका लॉस होने की सूरत में इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे, ठीक है सर। ये हो गए जनरल इंश्योरेंस। इसी जनरल इंश्योरेंस का एक हिस्सा है हेल्थ इंश्योरेंस। अब इस हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है कि ये फाइनेंशियल लॉसेस जो हमारी होती हैं बीमारी की वजह से उसको कवर करता है। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको बताती है कि अगर खुदा न खास्ता आपको ये बीमारी होती है तो उस बीमारी की सूरत में हम आपको क्या करेंगे, पैसे देंगे। अगर ऐसा होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको वो सारे जो पैसे होते हैं उस बीमारी के हवाले से वो फराहम करवाती है। सर्जरी हो, मेडिकल ट्रीटमेंट हो, ये सब कुछ इंश्योरेंस कंपनी बर्दाश्त करती हैं। क्योंकि अगर हम देखें हेल्थ जो है एक ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है जनरल इंश्योरेंस का, लेकिन अक्सर हमें ये लेना चाहिए ताकि हमारे घर वालों को हमारी बीमारी, बड़ी जो बीमारियाँ रहते हैं उस टाइम पे प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना होगा, चाहे जनरल इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, आपको इसको लेने के लिए एक ख़ास अमाउंट देना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी को आपको जो है एक अमाउंट देना पड़ता है जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। तो प्रीमियम जब आप देंगे तब जाके आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो या शाबाश लाइफ इंश्योरेंस हो। इसी तरह से एक और पॉइंट जो हमारे इस फाइनेंशियल लिटरेसी में आता है वो आता है टैक्सेशन। अब टैक्सेशन क्या है, अगर हम नॉर्मली देखें हमारे जो गवर्नमेंट्स रहते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स रहते हैं, इनके यहाँ पर काम चलाने के लिए बहुत सारा पैसा ज़रूरत पड़ता है। वो पैसा कहाँ से आता है, ये लोग जो इसमें काम करते होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, वो तो घर से तो नहीं लाएंगे ना, सैलरी देना होता है या बाकी सारे काम। इन गवर्नमेंट को सिंपली चलाने के लिए जो पैसा लगता है वो टैक्स की सूरत में लोगों से ही लिया जाता है, टैक्स की शक्ल में लिया जाता है। तो आप याद रखेंगे जो टैक्सेस गवर्नमेंट लेता है लोगों से, उसी टैक्स से या उन्हीं टैक्सेस से गवर्नमेंट चलाई
जाती हैं। ये एक कंपलसरी पेमेंट होता है अगेंस्ट विच जो होता है वन में गेट द मेरे मेजरेबल बेनिफिट्स। हमें इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं, देयर इज़ नो डाउट इन इट। इफ़ यू विल पे, हम जैसे रोड हम इस्तेमाल करते हैं और रोड के ऊपर चलने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनको रोड टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह से देयर आर न्यूमरस टैक्सेज इन आवर सोसाइटी। लेकिन जो ये पैसा हम देते हैं टैक्स की सूरत में, इसके बदले में हमें बेनिफिट्स भी मिलते हैं। हमारे रोड बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज बनते हैं, ठीक है सर, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल, स्कूल्स या ब्रिजेस वगैरह, मैंने पहले ही कहा ये सब कुछ बनाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन बनाने में जो पैसा लगता है वो टैक्स की सूरत में लोगों से ही लिया जाता है पहले। आई बात समझ में? तो आज के बाद आप याद रखेंगे वट एवर देयर इज देयर इन आवर सोसाइटी ऑफ गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट का है, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट बस, रोड, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ये सब कुछ हमारे ही पैसे से बनाया जाता है जो हमसे टैक्स की सूरत में लिया जाता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दीज टैक्सेस, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जैसे हम क्या कहते हैं ना सर, मनी, इनकम टैक्स जो हम देते हैं, मनी जो हमारे पास रहता है, अगर ये उस लेवल से ज़्यादा है जो गवर्नमेंट ने रखी है, लेवल के अंदर है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लेवल से क्रॉस हो रहे हैं तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता है गवर्नमेंट की तरफ पैसे के बदले में। अगर आप ज़्यादा रखेंगे, उस लेवल से ज़्यादा पैसा अपने पास रखेंगे, तो आपको उसके बदले में टैक्स देना पड़ता है, जिसको इनकम टैक्स कहा जाता है। या वेल्थ टैक्स, आपके पास ज्वेलरी वगैरह रहती हैं, पैसे की शक्ल में नहीं लेकिन ज्वेलरी वगैरह की शक्ल में, उसको वेल्थ टैक्स कहा जाता है। सो दीज आर ऑफ टू, ये दो चीज़ें यहाँ पर जिनसे गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स लेती है, डायरेक्ट पैसा लेता है। आई बात समझ में? इसके बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे सेल्स टैक्स, हम कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, बिजनेस करने के लिए भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेता है। आप वो बोलते हैं चलो आप सर करो, आप करो सर, ये जो है बिजनेस आपको जो करना है, लेकिन अगर आप इस लेवल से ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ टैक्स देना पड़ता है, या ऑलरेडी वो आपसे टैक्स लेता है, एक्साइज ड्यूटीज़ लेता है, सेल्स टैक्स वगैरह लेता है। लेकिन चूंकि पहले 1 जुलाई 2017 से पहले बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे अलग अलग जगहों पर, लेकिन 1 जुलाई 2017 के बाद थ्रू आउट इंडिया गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक ही टैक्स रखा गया, जिसको कहा जाता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको कहा जाता है। ये पूरे हिंदुस्तान में एप्लीकेबल है, पूरे हिंदुस्तान में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसको 1 जुलाई 2017 में जो है इम्प्लीमेंट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, और इसको कहा जाता है जीएसटी। इसकी फुल फॉर्म याद रखना बेटा, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। अब इस गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस को जो मॉनिटर करने वाली जो बॉडी होती हैं उसको हम जीएसटी काउंसिल कहते हैं, और इस जीएसटी काउंसिल का जो हेड होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर जो रहता है हिंदुस्तान का, वो इसको सुपरवाइज करता है। और इस जीएसटी के अंडर अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से हमें अपने गुड्स और सर्विसेज के हवाले से टैक्स देने पड़ते हैं गवर्नमेंट की तरफ। 0.5% आता है सर, ठीक है, 2.5%, इस तरह से 5% आता है, 12% आता है, 18% आता है, और 28% भी आता है। यानी कि आप अपने किसी लेवल पे आपको अपने गुड्स एंड सर्विस के लिए 5% देने पड़ते हैं, कहीं पे आपको 12% देने पड़ते हैं, कहीं पे आपको 18% देने पड़ते हैं, और कहीं पे आपको अपने गुड्स एंड सर्विसेज को देने के लिए 28% टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट की तरफ। और दीज परसेंटेजेस किस पे कहाँ पर कौन सी चीज़ लगानी है, ये जो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं हमारे पास, ये जो वो डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ पर कितना टैक्स गवर्नमेंट की तरफ देना पड़ता है। इसकी वजह से क्या हुआ, एक खास अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ आने लगा, जो इसमें बेईमानी होती थी टैक्स देने के हवाले से, वो थोड़ी सी कम हो गई। यानी कि अच्छा खासा अमाउंट अब ट्रांसपेरेंस जो सिस्टम के तहत गवर्नमेंट की तरफ जाने लगा। अब इसमें थोड़ी सी दुश्वारियाँ भी आती हैं, देयर आर सम ड्रॉबैक्स एसोसिएटेड विद दिस कलेक्टिंग जीएसटी एंड ऑल दैट। लेकिन अगर हम पॉजिटिव पॉइंट देखें तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये हैं कि एक अच्छा खासा अमाउंट ईमानदारी के जरिए से गवर्नमेंट तक पहुंच पाता है। और इसी के इस फाइनेंशियल लिटरेसी में एक और पॉइंट है, वो है पैन। पैन एक नाम है, आप इसको अभी देखेंगे। जैसे अब हम इतना तो अवेयर हो चुके होंगे कि टैक्स क्या है, हमें ये क्यों देना पड़ता है गवर्नमेंट की तरफ, और क्यों देना चाहिए, ठीक है, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, और कैसे कलेक्ट किया जाता है और किन किन ज़राए से कलेक्ट किया जाता है, ये भी अभी आज तक आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज़ आप याद रखेंगे कि जो टैक्स पेयर्स होते हैं, चाहे वो बिज़नेस के ज़रिए से टैक्स देते हैं, जीएसटी के ज़रिए से देते हों, इनकम टैक्स देते हों, वेल्थ टैक्स देते हों, अब इन टैक्स पेयर्स का एक परमानेंट अकाउंट नंबर इशू किया जाता है
कौन इशू करता है ये आप याद रखेंगे। हमारे पास जो बॉडी रहती है इसमें गवर्नमेंट जो है एक नंबर देता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो रहता है वो हर एक टैक्स पेयर को एक परमानेंट अकाउंट नंबर जिसको हम पैन कहते हैं वो प्रोवाइड करता है। इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें ये फ़ायदा है कि गवर्नमेंट को पता होता है कि इन टैक्स पेयर्स का जो ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो ये पैसे ट्रांजिट करते हैं, मतलब इनके पास कितना पैसा कहाँ से आया, कितना पैसा इन्होंने किसको दिया, वो सब कुछ इनको पता होता है। क्योंकि नॉर्मली ये जो टैक्स पेयर्स होते हैं ये अपने पैन के ही ज़रिए, परमानेंट अकाउंट नंबर के ही ज़रिए अपने ट्रांजेक्शन्स करते हैं, और इसकी वजह से आसानी से गवर्नमेंट को पता होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता होता है कि हमारे पास जो ये पर्टिकुलर टैक्स पेयर है इसके पास कितना पैसा है और कितना ये ट्रांजैक्शन करता है। तो परमानेंट अकाउंट नंबर के ये फ़ायदे हैं कि गवर्नमेंट को पता होता है कि इसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कितनी है। नंबर एक, बहुत सारे बेनिफिट्स जो होते हैं, जैसे कुछ परसेंटेज जब सब मिसाल के तौर पर जब हम टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट की तरफ, इनकम टैक्स में डिमांड की तरफ टैक्स जब हम देते हैं तो टैक्स भरने के बाद थोड़ा सा पैसा वापस आ जाता है, गवर्नमेंट उसको वापस देता है इस टैक्स पेयर को, टैक्स देने वाले को वो थोड़ा सा पैसा वापस दिया जाता है। लेकिन वापस देने के लिए वो आपका पर्सनल अकाउंट नंबर इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आपके पास पैन है तो वो आपके पैन परमानेंट अकाउंट नंबर में वो ट्रांसफ़र वो पैसा किया जाता है, उसके बाद वो आपके पर्सनल अकाउंट नंबर में ट्रांसफ़र होता है। तो इसके दो फायदे हैं, एक तो गवर्नमेंट को पता होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कितनी होती है, दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट्स मिलते हैं टैक्स पेयर्स को वो भी पैन के ज़रिए से दिए जाते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी और मोटी बातें थी आपके फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से। बच्चों, उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो इस तरह से आपका जो ये वीडियो है पार्ट नंबर 2 फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से वो ख़त्म हुआ चाहता है, और इस वीडियो के साथ ही आपका SST का T2 का कंप्लीट सिलेबस भी हो जाता है। उम्मीद है कि आपने जो है मेहनत की होगी। अगर पूरे सिलेबस में, SST के सिलेबस में, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी में आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे हो तो आप वो मुझे डिस्कस कर सकते हैं, और आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए आप अपने आप को तैयार करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।